न करने वाले स्वीकार पाते हैं कि बाहरी तौर पर तो वह कहता है काम नहीं करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ भीतरी रूप में आप देखेंगे तो काम न करने वालों के छल छद्म को नहीं अपनाता है। और इधर जो काम करने वाले लोग हैं उनके बाहरी रूप काम करने को नहीं अपनाता है, लेकिन भीतर के उनकी सत्यता को, संवेदनशीलता को स्वीकार किए होता है। इसलिए यह इस तरीके का चरित्र है, इतना अपने आप में पक्का, इतना जिद्दी कि उसको चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए लेकिन वह समझौता नहीं करेगा। और जिस समाज के मूल्यों, नैतिकता को वो छोड़ चुका है, उस समाज की नैतिकता उसके लिए उस समाज की गाली उसके लिए गाली क्यों होगी? इसलिए भूख लगी, किसी के खेत में जाकर के मारते हो मारो, गाली देते हो गाली दो। यह प्रेमचंद तत्काल का यथार्थ नहीं दिखा रहे हैं, संभावना दिखा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह का हम समाज बनाए हैं, जिस तरीके से हमारा समाज विकसित हो रहा है, उससे तो यही होगा कि कल को लोग काम से भागेंगे, हर आदमी आराम तलब बनेगा, काम चोर बनेगा। ऐसे में स्थिति क्या होगी? घीसू अपने बेटे माधो को इसी तरफ लेके जा रहा है। तो घीसू वह चरित्र है जो दोनों वर्गों की मान्यताओं में बीच में खड़ा है, जो दोनों के द्वारा स्वीकृत नहीं है, दोनों के द्वारा अपमानित है। और आगे का दिशा निर्देश जैसे माधो के द्वारा प्रेमचंद दे रहे हों कि यह हमारा समाज, स्थिति ये आएगी कि माधो जैसे लोग, हमारा समाज उन्हीं से पट पड़ जाएगा, इन्हीं की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में क्या होगा? इस मनुष्य का क्या होगा? प्रेमचंद इसके माध्यम से बतलाते हैं और वहीं विडंबना दिखलाते हैं। इसलिए आप देखेंगे जब दोनों सुबह रोने लगते हैं तो किस तरीके से गांव की स्त्रियां वहां पहुंच जाती हैं। प्रेमचंद वहां शब्द देते हैं उन स्त्रियों पर, कोमल हृदया स्त्रियां, व्यंग्य करते हैं। रात को नहीं सुनाई दिया। और कब आई? जब उनकी ज़रूरत थी तब नहीं आई, जब ज़रूरत नहीं है तब आई, और जार जार करके सब रो रही है। इसका मतलब क्या है कि क्या हम मृत्यु में शामिल होंगे? जन्म के पहले की जो प्रक्रिया है, पीड़ा है, असल में शामिलगिरी वहाँ होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई तकलीफ़ है तो मदद की ज़रूरत उस तकलीफ़ के समय में है, न कि तकलीफ़ के बाद। यह भी प्रेमचंद हमें यह कहानी दिखलाती है। दूसरी कहानी हम लेना चाहेंगे। इस कहानी पर यहीं रोकते हुए अमुक चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता इस समय खास करके, लेकिन एक आध बात जैसे उठाई गई, दलित भाइयों ने, विद्वानों ने उठाई, चर्चित में हाँ, कि दलित को प्रेमचंद ने दिखाया। एक रचनाकार कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहता है और वही कलाकार माना जाता है। जिस शब्द का इस्तेमाल प्रेमचंद ने किया, जिस कुनबे की उन्होंने बात की, उस शब्द मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भारत के सबसे कर्मठ और सबसे ज़्यादा उपेक्षित और दुखी को अगर परिभाषित करना हो तो यह एक शब्द परिभाषित कर देता है। इसलिए उनको और कोई चित्रण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक शब्द से ही पूरे समाज का जो पूरे हमारे समाज को, कि जो पूरा का पूरा हमारे समाज का न केवल भार वहन कर रहा है बल्कि वह इसके विकास में सहायक है, और किस तरीके से इसी समाज द्वारा दबाया, कुचला, पीड़ित है, और उसको घीसू के रूप में लेकर के आते हैं। एक तरीके से मुझे नज़र आता है जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कच्छप के ऊपर पृथ्वी। जी जी जी। तो जैसे वह समाज कच्छप, और जैसे अब कच्छप अंगड़ाई दे रहा हो।
इसलिए उस समय में घीसू मुझे अंगड़ाई लेता कच्छप नजर आता है, और यह जब कच्छप नजर दिखने लगता है तब ऊपर उसके बैठी हुई पृथ्वी और उसके लोग किस तरीके से, इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम देखेंगे, नहीं तो यही हमारा समाज है जहाँ आदर्श है एक समाज के लिए ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, और एक समाज के लिए है कि उस समाज कर्मशील समाज का कोई व्यक्ति अगर जाकर के भीख मांगे तो सबसे पहले उसी समाज का व्यक्ति उसकी निंदा करेगा और उसको एक पैसा नहीं देगा। प्रेमचंद हमारी समाज की इस विडंबना को लेकर के आते हैं, इसलिए वह कर्मठ वर्ग का वह भीख नहीं मांगता है और बाहर से दिखता है लोगों के द्वारा पीड़ित, लेकिन वह पीड़ा खुद सहन कर रहा है। जितना भी सताना है सताओ, लेकिन यह नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। और हमेशा दुनिया में वे ही महान व्यक्ति बने हैं जो किसी एक टेक, किसी एक जिद के लिए अपनी पूरी जिंदगी, हम गांधी को देख सकते हैं, उनकी अपनी एक जिद थी और उन्होंने उस जिद को अंत समय तक, जैसे मैं जो सोचता हूँ उसको जीवन में लागू करने की कोशिश करूँगा। इसलिए उनके का जीवन क्या बन गया था? प्रयोगशाला। वे खुद ही प्रयोग करने वाले भी थे और उनका जीवन प्रयोगशाला था। अब नई कहानी, जिसे नई कहानी कहा गया, नई कहानी में ढेरों लोगों ने उस दौर में कहा कि उसके अंदर जो विषय वस्तु है, कथानक है, कथानक का ह्रास हुआ। असल में कथानक का ह्रास नहीं हुआ, स्थूल जो कथानक था, घटना प्रधान कथानक था, उसका ह्रास हुआ। कहानी बारीक हुई। उस बारीकी के ही संदर्भ में मैंने दो कहानियाँ चुनी और वो कहानियाँ चुनी जो आज भी एकदम नई हैं। उसमें से जैसे पहली कहानी हम लेते हैं वापसी, उषा प्रियंवदा की। वहाँ देखेंगे हमारे देश में रेलवे तंत्र आ गया। रेलवे तंत्र में स्टेशन मास्टर गजाधर बाबू, वहाँ रेलवे अपने आप में एक प्रतीक बन जाता है। वो प्रतीक क्या है? रेल यानी गति और जीवन यानी स्थायित्व। यह जो स्थायित्व और गतिशीलता का द्वंद्व है, अगर वो अपने साथ परिवार रखते तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य, इसके कारण वो एक रास्ता निकालते हैं कि शहर में घर बनवा, एक अपना मकान छोटा सा लेते हैं, परिवार को वहाँ रखते हैं और अपने एक स्टेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे जाते रहते हैं। तो यह आज के समय के यथार्थ की कहानी है कि किस तरीके से यह जो गतिशील जीवन है इसमें स्थायित्व चाहिए, और गतिशीलता और स्थायित्व दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अब इन दोनों का संयोजन क्या पैदा कर रहा है? अब ये संयोजना किए, परिवार को शहर में रखे, अपने एक जगह से दूसरी। सामान्य तौर पर हम देखेंगे तो सारी हमारी सहानुभूति गजाधर बाबू के साथ हो जाती है। अब परिवार से दूर रहते रहते अब उन्होंने एक सपना पाला है, अब रिटायर होऊंगा तो परिवार के साथ रहूंगा। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। लोग अक्सर रिटायरमेंट का समय का इंतज़ार नहीं करते। आज के समय में तो चाहते हैं 2-4 साल नौकरी और आगे बढ़ जाए, लेकिन यह व्यक्ति है कि इसका इंतज़ार कर रहा कि कितनी जल्दी रिटायर हो और परिवार के साथ रहे। और ये सारे जो काल्पनिक ख्वाब बुने होता है, वहाँ जाता है तो वहाँ कुछ और मिलता है। क्रमशः पहले क्या होता है, जिस रूम में रहता है उसमें से उसको ड्राइंग रूम मिलता है, ड्राइंग रूम से फिर वो स्टोर रूम में आ जाता है। यानी वो जीता जागता इंसान
नहीं है, सामान घर की के तरह। लिए एक वस्तु है। और हकीकत में देखें तो उसने किया ही क्या है, वस्तु ही, धन। इसलिए परिवार के लोगों के लिए उसकी भावनाएं परिवार के लोग नहीं जानते, क्योंकि परिवार के साथ रहते तब दोनों एक दूसरे से परिचित होते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, परचना से परिचय बना है। परचना का मतलब होता है आदती हो जाना, यानी करीब करीब रहना। और जब हम करीब करीब रहेंगे वही है स्थायित्व। और जो नहीं बन पाया, और इसके कारण बेटी बाप को नहीं समझती, बाप बेटे को नहीं समझ पाता, पत्नी पति को नहीं समझती, पति कुछ और बात करना चाहते हैं, पत्नी घर का दुखड़ा लेके बैठ जाती है। और पत्नी भी भीतर से प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है। इसे इनके साथ बैठती है तो बहू की तकलीफ, घर की आर्थिक चिंता, बेटी की शिकायत, बेटे की शिकायत, आखिर क्यों करती है? जब ये शिकायत नहीं सुनना चाहते हैं, उस समय ये सुनना चाहते हैं कुछ अच्छी चीज़ें, लेकिन क्यों नहीं दे पाती है? कारण यही है कि वह भी उस घर में रह कर के जीवन नहीं जिया, जीवन घर का भार ढोया है। और इसलिए परिवार के भीतर क्रमशः गजाधर बाबू बाहर के व्यक्ति बनते हैं, और बाहर का व्यक्ति भीतर आया, और कैसे भीतर से फिर वह बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए वापसी जो शीर्षक है वह गजाधर बाबू के लिए दोहरा अर्थ देता है। वो घर वापस आएंगे, लेकिन कहानी के अंत में घर नहीं वापस आते हैं, बाहर वापस आते हैं। यानी घर के लिए जैसे वो बाहरी व्यक्ति बनकर रह गए, जबकि स्थिति ये है कि उन्हीं की तरह उनकी बेटी भी, पत्नी भी, बेटा भी, बहू भी, सब इस दुख के, इस पीड़ा के शिकार हैं। बेटी पिता को नहीं जानती, इसलिए जब बाहर से वो टहल कर आते हैं और चाहते हैं कि घर के इस हंसी मजाक चल रहा है उसके अंदर वो भी भागीदार बने, और वहाँ सब चुप हो जाते हैं, सब अपने अपने कमरों में। यह चुप्पी क्या बतलाती है? क्योंकि बाहरी व्यक्ति के सामने हम खुलकर व्यवहार नहीं करते। तो यह कहानी आज के समय के मनुष्य की विडंबना को दिखलाती है। तो शायद इसीलिए जो है वो गजाधर बाबू को बार बार वो उसका जो नौकर था गणेशी, हाँ, उसकी याद आती है। हाँ, कि तो इन लोगों से अच्छा तो वो था। हाँ, तो यही एक चीज और देखने की बात है। जी, जी। बड़ा लेखक यही करता है और सायास नहीं करता, वह यथार्थ को पकड़ता है तो उसमें दिखाई देता है। गजाधर बाबू जहाँ थे, जिससे परिचित थे, वहाँ देखिए कैसा अपनत्व काम है। हाँ। कि उसकी पत्नी तक जानती है कि मोतीचूर के लड्डू इनको कितने प्रिय हैं, और विशेषकर उसकी पत्नी के हाथ के। और किस तरह बिना कहे अब ये हमेशा के लिए जा रहे हैं, मोती का के चूर की लड्डू देती है। यानी ये उषा प्रियंवदा यह भी दिखला रही हैं कि वहाँ कहीं प्रेम बन रहा है। यानी एक नया समाज आने वाले दिनों में बनेगा। प्रेम विहीन समाज नहीं होगा, लेकिन पुराना जो प्रेम का स्वरूप था, परिवार एक साथ रहता था, साथ साथ रहता था, तो एक दूसरे की चाहत, एक दूसरे की खामियों खूबियों से परिचित था। आज इस दूरी ने क्या कर दिया? एक दूसरे से अनभिज्ञ किया। इसके कारण हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है प्रेम का, कि जहाँ होगा, अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने अपने लान में फूल पत्तियां लगाए थे, वो सब उखाड़ कर बगल लोग मांगने आए, सबको उन्होंने दिया है, उखाड़ कर दे देते हैं। जी, यह क्या बतलाता है? जहाँ वो थे वहाँ समाज विहीन नहीं थे, जहाँ वो थे उन्होंने आसपास अपना संबंध बनाया था। फर्क ये है कि यह पारिवारिक जीवन और वह, तो मुझे ये लगता है वह बड़ा परिवार है। इस छोटे परिवार का वह
बड़ा परिवार रूपी उषा प्रेमवदा चित्र हमें दिखलाती है। और इसीलिए यह कहानी अभी भी, क्योंकि इसका आशय अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह कहानी अभी भी नहीं बनी रहेगी। और इसमें देखेंगे आप तो विलन जो है यह हमारी व्यवस्था है। हमने जो एक आकार बना लिया है, रूप बना लिया है कि हम ऐसे रहें ऐसे रहें। मान लीजिए जहाँ हैं और वहीं उच्च शिक्षा होती तो उनको परिवार को यहाँ क्यों लाना पड़ता। इसका मतलब हमने जो शहरों का विकास किया, गांवों की उपेक्षा की, उसी के कारण हमारे सामने यह परिस्थिति आकर खड़ी हो गई। इसमें सर वो पीढ़ियों का अंतराल वाली जो बात है, जैसे उनकी गजाधर बाबू की लड़की है, अब वो पड़ोसी उनकी सखी जो है शीला है नाम कुछ ऐसा, उनके घर उसका आना जाना है, वहाँ दौड़ दौड़ कर जाती है उसके, और उसके पिता जब मना करते हैं तो वो गुस्सा हो जाती है, खाना बनाने के लिए भी कहते हैं तो वो बेस्वाद का बनाती है, कोई खा ना सके। तो पीढ़ियों के अंतराल की जो बात है कि एक पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी के साथ में कैसे वो एडजस्ट करने में, उस स्थिति को देखे बिना पीढ़ी की बात नहीं कर सकते। उस पीढ़ी को देखे बिना नहीं कर सकते। पिता जब वहाँ रहा ही नहीं है। और एक चीज़ हमें बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, नहीं तो ये क्या कि हो सकता माएँ जो होती हैं जीवन में, हमें क्या है, स्वच्छंदता चाहिए। हम जो करना चाहते हैं कर सकें, लेकिन साथ साथ बंधन भी चाहिए। जब हम स्वतंत्रता कहते हैं तो स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं होती है, सापेक्ष होती है। मैं इसी संदर्भ में एक और कहानी की मैं थोड़ी सी, चूँकि ये जो है पीढ़ियों की बात आई कि पिता हैं इसमें जुड़ना चाहते हैं और वो जो हैं कैसे उनसे दूर भागते हैं। एक ज्ञान रंजन की कहानी पिता कहानी है, उसमें भी वो पिता हैं और घर परिवार के लोग उनको चाहते हैं कि ये भौतिक सुख सुविधा को भोगें, लेकिन पिता जो हैं उससे वो उनको नहाने के लिए बाथरूम में नहीं, बाहर खुले में नहाना। तो वह कहानी, ये जो वह कहानी जो बतलाती है जी सर, वह पिछली पीढ़ी की स्थायित्व को बतलाती है, अपरिवर्तनशीलता को बतलाती है। यानी जिंदगी भर वो इस तरीके की जिंदगी जी चुके, इसलिए उनको वह गर्मी, वह उमस, वह मच्छर अब उनको वो त्रास नहीं देता। और यहाँ बच्चों को लगता है कि ये जीवन की सुविधा के हम साधन जुटा